डर एक एहसास में आपका स्वागत है। इस चैनल पर आपको सुनने को मिलती हैं डरावनी और सच्ची भूतिया कहानियाँ। अगर आपको ऐसी ही वीडियोस देखना पसंद है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो अब बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। हेलो दोस्तों, मेरा नाम आर्यन है और मैं ग्वालियर शहर का रहने वाला हूँ। मैं यहाँ पर जिम चलाता हूँ और एक नहीं बल्कि 10। शुरुआत तो मैंने एक जिम से की थी, लेकिन अब मेरे पास 10 जिम हैं और यहाँ का एक बड़ा बिजनेसमैन मैं कहलाता हूँ। लेकिन शुरुआत कोई अच्छी शुरुआत नहीं थी। बड़ी मुश्किलों से यहाँ पर पहुँच पाया हूँ और मैं उस लाइन को दोहराता हूँ। हर कामयाब इंसान के पीछे किसी औरत का हाथ होता है, लेकिन ये नहीं बताया जाता कि वो औरत हमेशा उस मर्द के साथ होती है या उसे छोड़कर जा चुकी होती है। मैं भी अपनी दोस्त से बहुत ज़्यादा प्यार करता था। बचपन से ही हम इकट्ठे रहे। वो मेरी सबसे अच्छी दोस्त थी, लेकिन कॉलेज में मैंने उसे प्रपोज किया था। मैं बहुत ज़्यादा प्यार उससे करता था, उसी से शादी करना चाहता था, लेकिन उस समय मैं बस खुश रहना पसंद करता था। भविष्य की चिंता मुझे बिल्कुल नहीं थी। और उसने मुझे जब छोड़ा ये कहकर छोड़ा था, तुम्हारे साथ तो मेरा भविष्य सुरक्षित है ही नहीं। मुझे नहीं लगता कि तुम अच्छा कमा पाओगे, मुझे खुश रख पाओगे। उसका नाम नेहा था। मुझे छोड़कर वो जा चुकी थी। शुरू में मुझे लगा था वो मेरे पास वापस आ जाएगी, लेकिन इंतजार दिनों से हफ्तों में बदला, हफ्तों से महीनों में बदला। और फिर जब उसकी शादी हुई, मैं उसकी शादी में गया था। वहां पहली बार शराब पी थी और इतनी पी थी कि घर आते वक्त टांगें लड़खड़ा रही थी, लेकिन फिर भी रोता रोता मैं घर आया था। कहते हैं ना, हर कामयाब इंसान के पीछे एक औरत का हाथ होता है। मेरी कामयाबी के पीछे भी उसका हाथ था जो मुझे छोड़कर जा चुकी थी। इस जिद ने मुझे कामयाब बनाया कि एक दिन उसे दिखाऊंगा उसने क्या खोया है। भले ही उसने पीछे मुड़कर कभी नहीं देखा, मुझसे दोबारा कभी बात नहीं की, लेकिन उस जिद के कारण सबसे पहले तो मैं कसरत करने लगा। बॉडी बिल्डिंग में अपना हाथ आजमाया और मुझे ये इतना ज़्यादा पसंद था, अकेले रहना। मैं दोबारा धोखा खाना नहीं चाहता था। मैंने अपना वो जिम खोला। पागलों की तरह मैं एक्सरसाइज किया करता था और धीरे धीरे आज मैं यहां तक पहुंच चुका हूं। मुझे मेरे दोस्त कहते हैं कि एक बार धोखा खाने के बाद हमें किसी और को मौका देना चाहिए, लेकिन मैंने कहा नहीं, अब मैं किसी पर भरोसा कर नहीं पाऊंगा। शायद अब मेरी जिंदगी में कोई नहीं आने वाला, क्योंकि मैं किसी पर भरोसा ही नहीं करता, ना अपने दोस्तों पर और ना किसी और पर। इस बार मैं एक नया घर खरीदना चाहता था और मुझे एक कॉलोनी में, एक पॉश कॉलोनी में अच्छा घर मिल चुका था, लेकिन उस घर में कुछ अजीब सी बातें थी जिस कारण सस्ता घर मिला था। लोग कह रहे थे कि ये घर भूतिया है, इसीलिए सस्ता बेचा जा रहा है, और मेरे लिए ये मौका बन गया। मैंने उस घर को खरीदा और बहुत कम कीमत में। घर नहीं, वो विला था। और जब मैंने वहां पर पहली रात गुजारी थी, सोच रहा था मुझे कुछ ऐसा देखने को मिलेगा जो मुझे रोमांचित करेगा। जिम में इतनी ज़्यादा कसरत करता हूं कि शरीर मेरा बलिष्ठ हो चुका है। कई बार लड़ने का मन करता है, लेकिन जब मुझे पता चलता है कि सामने वाला मुझसे कमज़ोर है, खुद ही मैं लड़ने से मना कर देता हूं। आप अगर खुद को ताकतवर बनाएं, अंदर से थोड़ा नर्म भी बनाना पड़ता है। ऐसा ना हो आप खुद को कठोर बनाते बनाते इतने कठोर बन जाएं कि सब आपको बुरे लगने लगे और सब ऐसा लगे कि आपसे लड़ना नहीं चाहते। तो मैं बाकियों को खुद ही माफ कर देता हूं। यहां आकर लगा था कुछ ऐसा देखने को मिलेगा जिससे मुझे डर लगे, क्योंकि मैं किसी से डरा नहीं करता था। रात गुजारी थी मैंने, बिल्कुल खाली घर था और मैंने लाइट तक नहीं जलाई थी। पूरी रात कुछ नहीं हुआ।
अगले 2-3 दिनों तक कुछ नहीं हुआ। मैं वहीं पर रहता, वहीं पर खाता और अकेला रहता। दोस्त कहते कि हम तुम्हारे साथ उस घर में आ जाते हैं। मैं उन्हें कहता नहीं, मुझे वहां पर कोई भूत देखना है, मुझे बड़ा मजा आएगा। अगर मेरे साथ वो कुछ कर भी देगा तो कोई बात नहीं, क्योंकि अब मैं ऐसा ही कठोर बन चुका था। अब इतने दिनों तक कुछ महसूस नहीं हुआ तो मैं समझ चुका था लोग कमजोर हैं और अपनी कमजोरी छिपाने के लिए किसी ऐसी ताकत पर इल्जाम लगा देते हैं जो किसी को पता ना चल पाए। भूत नहीं होते, कहानियों में होते हैं। मैं अपना सामान यहां पर ले आया था। घर में सारा सामान रख दिया गया था। अब मैं यहीं पर रहना शुरू कर चुका था और मैं अकेला रहता। 2 महीने बीत चुके थे और मुझे यहां पर एक भी रात ऐसा कुछ महसूस नहीं हुआ जिसे मैं भूतिया कह सकूं। लोग तो कहते हैं कि बर्तन गिरने शुरू हो जाते हैं, चीजें हिलने लगती हैं, हमें काला साया नजर आता है, भूत नजर आता है, चुड़ैल नजर आती है, डायन नजर आती है। मुझे तो यहां कोई पंछी का पंख भी हवा में उड़ता हुआ नहीं नजर आया था। क्या डरता मैं। 2 महीने बीत चुके थे। उस सुबह लगभग 5 बजे मुझे जल्द ही वो सबसे करीब वाला जिम खोलना था। इस बार जितने भी वहां पर ट्रेनर थे सब छुट्टी पर थे और मैं उस जिम में जाना ज्यादा पसंद तो नहीं करता। कभी कभी सिर्फ एक्सरसाइज करने के लिए जाता हूं, लेकिन इस बार मुझे सुबह उठना पड़ रहा था और मुझे गुस्सा बहुत था। मैं सोच रहा था उन सभी को काम से निकाल दूं, लेकिन मजबूरी थी। उन्हें काम से निकाल दिया तो जिम बंद पड़ सकता है जब तक मुझे कोई नया ट्रेनर नहीं मिलता। यही कारण था कि गुस्से में घर से बाहर निकला। मैं सैर करना नहीं चाहता था। सामान अपने कंधे पर मैंने टांगा हुआ था और बार बार जिम में हाथ डाल रहा था, पर्स ले आया हूं या नहीं। जल्दबाजी में मैंने बाहर वाले गेट पर ताला लगाया था और पीछे मुड़कर देखा ही नहीं। इतनी तेजी दिखाई कि आगे से आ रही लड़की से मैं टकरा गया। अब उस लड़की के ऊपर ही गिरा था। इस कारण उस लड़की ने फूलों का गुलदस्ता पकड़ रखा था और वो फूलों का गुलदस्ता नीचे दब चुका था। फिर मैंने माफी मांगी। जब मैं उठा वो गुलदस्ता पूरी तरह से टूट चुका था और फिर वो लड़की कहने लगी, ओ मोटे, तुझसे चला नहीं जाता, सारे फूल खराब कर दिए। अब मेरी सहेली मुझे गालियां निकालेगी। तुझे पता है कितनी मुश्किल से ये फूलों का गुलदस्ता लेकर आई हूं। आज कहीं पर भी फूल नहीं मिल रहे थे, इतनी सुबह सुबह। अब तो मैं मरूंगी। मैंने कहा, जी देखिए, माफ कीजिए, मेरी गलती नहीं है, बस मैं जल्दबाजी में निकल रहा था तो ऐसे पैर फिसल गया। उसने कहा, पैर नहीं फिसला है, तुम मोटा है इसलिए मेरे ऊपर गिर गया। शरीर संभलता नहीं तो कम क्यों नहीं खाते। मुझे पहली बार बेइज्जती महसूस हुई थी। मैं मोटा नहीं था, मेरा वजन 90 किलो जरूर था, लेकिन मसल्स थे। बॉडी फैट सिर्फ 8% था। मोटा नहीं हूं मैं, उसे समझाना चाहता था। वो रोने लगी थी। मैं उससे बहस तो नहीं कर सकता था, मेरे पास समय भी नहीं था, लेकिन अगर मैंने किसी का नुकसान किया है तो उसकी भरपाई तो करनी पड़ेगी। मैंने 500 रुपए का नोट उसकी तरफ बढ़ाया और कहा, देखो इतने का तो होगा ना गुलदस्ता, तो ये 500 रुपए कहीं और से ले लेना। फिर वो कहने लगी, ये क्या है, मैं तुम्हें मांगने वाली लगती हूँ। अगर ये गुलदस्ता तुमने तोड़ा है तो नया लेकर दो, कहीं से भी ढूंढो, मुझे ये चाहिए, आधे घंटे में चाहिए। मेरी सहेली किसी को प्रपोज करने वाली है, मुझे गुलदस्ता चाहिए, वरना मैं बुरी तरह से फंसूंगी। अब मैं क्या कर सकता था। मैंने कहा, जी ऐसा कीजिए, मैं बाइक निकालता हूं, ढूंढते हैं, आप मेरे साथ चलिए। उसने कहा, अच्छा, लड़की को लिफ्ट देने का अच्छा तरीका है। देखो मैं अब क्या कर सकती हूं, जाना तो पड़ेगा, जल्दी करो जल्दी करो। मैंने बाइक निकाली, वो पीछे बैठी। फिर मैं ढूंढने लगा। कोई फूलों की दुकान इतनी सुबह खुली हो, लेकिन कोई भी फूलों की दुकान खुली नहीं थी। ढूंढने लगा। शहर के अलग अलग हिस्से में 1 घंटे तक मैं घूमता रहा था। फिर वो कहने लगी, तुमने मरवा दिया, फूल कहीं से नहीं मिले, गुलदस्ता कहीं से नहीं मिला। मैंने उसको कहा, लेकिन तुम पहले गुलदस्ता कहाँ से लेकर आई थी, मुझे बता तो दो, जल्दी हम वहां पर चले जाते हैं, मैं कब से पूछे जा रहा हूं। उसने कहा, देखो किसी को बताना मत, मैंने कई जगह से ना फूल तोड़े ऐसे गुलदस्ता बनाया था। ऐसे मुझे लगा था अपनी सहेली को दे दूंगी, अब इसमें मेरा खर्च भी नहीं होगा, लेकिन अब ये काम कैसे दोबारा कर सकती हूँ। उसकी बात मैं समझ गया। एक गार्डन में उसके साथ सुबह सुबह
जब माली फूलों को पानी दे रहा था, उसके पीछे पीछे कई फूलों को तोड़ा, उसका गुलदस्ता बनाया और उस माली ने देख लिया था। इससे पहले कि वो भागकर हमें पकड़ पाता, हम बाइक पर बैठे और वहां से निकले। ऐसे हम दोनों बहुत ज्यादा हंसे थे। फिर मैं अपने घर के करीब आया, जहां से उसे मैंने बाइक पर बिठाया था। उसने कहा, देखो तुमने समय ज़रूर बर्बाद किया है, लेकिन चलो गुलदस्ते का इंतज़ाम तो हो गया, बाकी बाद में मिलते हैं। तुम्हारा घर है ये, चलो तुम्हें धन्यवाद बाद में करूंगी, मेरे पास समय नहीं है। ये कहकर वो वहां से निकल चुकी थी। मैं भी हंस रहा था, कैसी पागल लड़की है। और जाते वक्त भी उसने यही कहा था, अलविदा मोटे। मुझे बड़ी चिढ़ थी अगर कोई मुझे ऐसा कुछ कहे। मैं पहले से ही पतला रहा हूं और धीरे धीरे एक्सरसाइज करके मैंने इतने मसल्स बनाए थे। मैं तो बॉडी बिल्डिंग भी कर चुका था, मोटा तो मैं था ही नहीं। सिर्फ वो लड़की पहली बार मिली जो मुझे मोटा कह रही थी, इसीलिए एक बार मन कर रहा था कि उसे पीट डालूं। लड़की थी ना, छोड़ दी। फिर मैं जिम गया, एक्सरसाइज लगाई, लेकिन बार बार आज जो किया था उसके बारे में सोच सोच कर मुस्कुराए जा रहा था। शाम के वक्त जब मैं घर आया था, मैंने देखा लगभग 8 बजे अंधेरे में वो लड़की गेट के बाहर खड़ी थी। बार बार बेल बजाई जा रही थी। शुरू में लगा कोई पड़ोसी होगा। जब मैं बाहर निकला, मैंने उस लड़की को देखा। मैंने कहा, जी आप? उसने कहा, धन्यवाद मोटे, तुमने मेरी जो मदद की ना, मेरी सहेली की बात बन गई, इसीलिए ये लो मिठाई का डिब्बा, उसने तुम्हारे लिए भी भेजा है। मैंने कहा, जी मैं मीठा नहीं खाता, माफ़ कीजिए, कोई बात नहीं, मैंने आपकी मदद की क्योंकि गलती मैंने की थी। तुम मीठा नहीं खाते, फिर इतने मोटे कैसे हो गए हो? मैंने कहा, जी मैं मोटा नहीं हूँ, मैं एक्सरसाइज लगाता हूँ, ये मेरे मसल्स हैं। उसने कहा, मुझे नहीं पता, दिखने में तो तुम मोटे ही लगते हो। वो थोड़ा थोड़ा मजाक बनाने लगी थी। फिर क्या, मुझे खुन्नस आ गई और मैं कहने लगा, कब से जी जी किए जा रहा हूँ, तू जो भी है निकल जा, परेशान मत कर। गुलदस्ता मैंने तेरा खराब किया था, लेकर दे दिया, खिसक जा, वरना एक चमाट गाल पर लगाऊंगा ना, दोबारा नजर नहीं आनी चाहिए तू। मैंने इतना कहा, गेट बंद कर लिया। वो भी चिढ़कर वहां से गई थी। उसके 2 दिन बाद सुबह सुबह फिर से वो मुझे मिली। वो सुबह 5 बजे सैर करने के लिए निकलती थी। मैं भी उस दिन जिम जाने के लिए 5 बजे उठा था। बाहर निकलते ही सामने से आ रही वो लड़की मुझे नजर आई और मुझे देखते ही फिर से उसने कहा, अच्छा है सुबह सुबह जा रहे हो, इससे तुम्हारा वजन थोड़ा तो कम हो ही जाएगा। मैंने कहा, तू चली जा, पिटेगी मुझसे। वो हंसने लगी। हंसी मुझे भी आ गई। वो अकेली थी जो मुझे चिढ़ा रही थी। फिर वहां पर रुकी, मुझसे बातें करने लगी। मैं भी उससे जानना चाहता था वो कौन सी लड़की है जिसका काम बना था। फिर मैंने उसके बारे में जानना चाहा। वो बार बार मुझसे बात कर रही मेरे घर के बारे में। फिर मैंने उससे पूछ ही लिया, तुम मेरे बारे में जानना चाहती हो या घर के बारे में? उसने कहा, घर के बारे में। तुम्हें नहीं पता, ये घर, इसका डिज़ाइन, ये जगह मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। मैं यहाँ नहीं रहती, मैं पीछे हॉस्टल में रहती हूँ, पढ़ रही हूँ नर्सिंग। लेकिन मैं इस तरफ सिर्फ इसलिए आती हूँ इस घर को देखने के लिए। कब से ये घर फॉर सेल था, तुमने इसे खरीद लिया है या किराए पर हो? मैंने कहा, मैंने इसे खरीद लिया है। उसने कहा, फिर तो मेरा दिल ही टूट गया। मैं इसे खरीदना चाहती थी क्योंकि इसका डिज़ाइन मुझे बहुत अच्छा लगता था। ये मेरे सपनों का घर था। मैंने सोचा था कभी मेरे पास रुपए आएंगे तो इसे खरीदूंगी। चलो, अब मेरा दिल टूट ही गया, अब सिर्फ देखकर ही गुजारा कर सकते हैं। मैंने कहा, हाँ, अब क्या ही किया जा सकता है। ऐसे उस दिन मैं उसके साथ सैर करने लगा था क्योंकि बातें धीरे धीरे खिंचती चली गई। बातें इतनी खिंची कि सिर्फ उसी दिन नहीं, अगले 10 दिनों तक मैं 5 बजे उठता, आधा घंटा उसके साथ सैर करता, उसके बारे में जानता, वो कहाँ पर पढ़ रही है, हॉस्टल में रह रही है, कैसा हॉस्टल है, वो मेरे घर के बारे में जानना चाहती। 10 दिन बाद सुबह सुबह वो मेरे घर के अंदर आई थी और घर को देखकर बहुत ज़्यादा खुश थी। फिर उसने कहा, लेकिन इस घर में तुम्हें कोई भूत वूत नहीं मिला? सब कहते हैं कि ये घर सस्ते में ज़रूर मिल रहा है लेकिन इसमें भूत हैं, तो मैंने सोचा था किसी तांत्रिक को बुलाऊंगी, काम आसान हो जाएगा।
तुमने किसी तांत्रिक को बुलाया या पूजा पाठ करवाया? भूत कैसे भगाया तुमने? मैंने उसे बताया कि इस घर में कोई भूत नहीं है। इतने महीने हो चुके हैं मैं इसी घर में रहता हूं, मुझे ऐसा कुछ कभी महसूस नहीं हुआ। फिर उसने कहा, ये तो अच्छा है। ऐसे ही धीरे धीरे हमारी बातें चलती चली गई और इतने दिन हो चुके थे, ना उसने मेरा नाम पूछा था ना मैंने उसका नाम पूछा था। बस हम सुबह सुबह मिलते, बातें करना हमें पसंद था। इतने दिन बाद मैंने उसका नाम पूछा और उसे यही नाम मिला था बताने के लिए। क्या ये एक संयोग था? उसने कहा, मेरा नाम नेहा है। बस फिर क्या, उसकी तरफ बार बार देखता, उसके सवालों का जवाब देने का मन ही नहीं कर रहा था। अगले 5 से 6 दिनों तक सुबह के वक्त घर से मैं बाहर निकला ही नहीं। 2 बार उसने बेल बजाई, मैंने उसका जवाब नहीं दिया। 8वें दिन जब मैं शाम के वक्त घर के अंदर आने वाला था, एक तरफ से भागकर वो मेरी तरफ आ रही थी। दूर से ही आवाज लगाकर कहने लगी, ओ मोटे, क्या हुआ? उस दिन मैंने जब से नाम बताया है तुम मुझसे अच्छे से बात ही नहीं कर रहे, अब तो मुझसे मिलना भी नहीं चाहते। क्या हुआ? मेरा नाम अच्छा नहीं लगा, मैं अच्छी नहीं लगी, या मैंने कुछ ऐसा कह दिया जो तुम्हें अच्छा नहीं लगा? बताओ तो सही। मैं उसको क्या जवाब देता, लेकिन सच में वो बिल्कुल एक छिपकली की तरह थी, चिपक जाती थी, छोड़ने का नाम नहीं ले रही। वो जानना चाहती थी बात क्या है और वो घर के अंदर ही आ गई। कहने लगी, मैं नहीं जाने वाली, मुझे बताओ। और अंत में मुझे बताना पड़ा। मेरी एक गर्लफ्रेंड थी जो बचपन से मेरे साथ रही, मेरी पक्की दोस्त, लेकिन उसने मुझे धोखा दे दिया सिर्फ इसलिए क्योंकि उस समय मेरे पास रुपए नहीं थे। अब मैं एक बड़ा बिजनेसमैन हूं, लेकिन अब मैं उससे बात करना पसंद नहीं करूंगा और उसने भी कभी मुड़कर मुझे नहीं देखा। एक दोस्त की तरह जवाब तो दे देती। उसने कहा, अच्छा तो दिल जले हो, नाम सुनकर ही तुम्हें खुन्नस सी आने लगी। चलो होता है ऐसा करो, अगर तुम मुझे पीटना चाहते हो तो पीट सकते हो, लेकिन अब तुम मेरे दोस्त बन चुके हो तो तुम्हारे दिल का हाल समझ सकती हूं। सच बताऊं, उसकी बातें ऐसी थीं कि किसी का भी दर्द कम हो जाए। उसके नाम से अब मुझे हंसी आने लगी थी। 1 महीने मैं उससे मिलता रहा। पहले जब नेहा नाम सुना करता था, मुझे मेरी दोस्त याद आ जाया करती थी, और अब इस नाम को सुनते ही उसका चेहरा सबसे पहले आंखों के सामने आ जाता। शुरू में मुझे वो खूबसूरत लगी ही नहीं थी, लेकिन धीरे धीरे ऐसा लगने लगा जैसे उसकी मुस्कुराहट बड़ी अच्छी है, जैसे उसकी बातें बहुत अच्छी हैं। मेरी दोस्त बन चुकी थी, लेकिन अब दोस्तों से भी थोड़ी थोड़ी नफरत थी। मुझे लग रहा था ये भी कुछ ही दिन मुझसे बात करेगी, फिर ये दूर चली जाएगी। लेकिन धीरे धीरे हमारी दोस्ती पक्की होती चली गई और उसने मुझे प्रपोज किया, इस वादे के साथ, चाहे जो हो जाए मैं तुम्हें कभी छोड़कर नहीं जाऊंगी। तुम भी वादा करो, कोई महंगी चीज गिफ्ट मत देना, क्योंकि महंगी चीज देने के बाद लड़के कहने लगते हैं इतना सब कुछ खर्च किया फिर भी छोड़कर चली गई। हमारी बातें आगे बढ़ती चली गई। मुझे उस पर पूरा भरोसा था, सच में इतना भरोसा कि मैं उसके लिए जान भी दे सकता था। 6 महीने मैं उससे मिलता रहा, उसे घुमाने के लिए अलग अलग जगह पर लेकर गया। वो इस घर में रहना चाहती थी, लेकिन मैंने उसे कहा था, नहीं, शादी से पहले नहीं, शादी के बाद तुम यहां पर रह सकती हो। और 6 महीने बाद उसने कहा, मैं वैसे जिम ट्रेनर भी बन सकती हूँ, नर्सिंग मुझे वैसे भी पसंद नहीं, मैं घर वालों से बात कर लूंगी, क्या तुम शादी के लिए तैयार हो? वो मुझसे शादी करना चाहती थी, इससे ज्यादा मैं क्या ही सोच सकता था। मैंने कहा हाँ। उसने कहा, बस मैं गांव जाने वाली हूँ, आकर तुम्हें सब कुछ बताती हूँ, माँ बाप को मना लूँ। और मेरे बड़े भैया, वो थोड़े मुश्किल से मानेंगे, लेकिन जब मैं जिद करती हूँ वो मान ही जाते हैं। वैसे तुमसे अच्छा लड़का तो मिलने वाला नहीं। ये आखिरी बार था जब मैं उससे मिला था। उसके बाद कुछ दिनों तक मैं इंतजार करता रहा कि वो छुट्टियों के लिए गई होगी, वापस आएगी ना। उसके बाद मैंने हॉस्टल में पता किया कि नेहा क्या वापस नहीं आई। उन्होंने कहा नहीं, वो यहां वापस आई ही नहीं। मैं जानना चाहता था वो कहां की रहने वाली है, लेकिन उनके पास जो प्रूफ थे वो सही नहीं लग रहे थे। मैंने पुलिस में कंप्लेंट की,
लगभग 20 दिन बाद उसे ढूंढने की जितनी भी कोशिश हुई, सारी की सारी कोशिशें असफल रहीं। उसने जो एड्रेस दिया था वहां पर उसे ढूंढा नहीं जा सका। वो घर बंद था, जैसे कोई छोड़कर जा चुका हो। 1 महीना बीत चुका था। मैं उसका इंतजार कर रहा। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मेरी जिंदगी में प्यार लिखा ही नहीं है। एक ही नाम की 2 लड़कियां जो मेरी जिंदगी में आई और फिर मुझे वो मिल ही नहीं पाई। 1 महीने बाद तक तो पुलिस ने केस को बंद भी कर दिया था। ढूंढने की कोशिशें जरूर जारी थी, लेकिन इसे मिसिंग केस नहीं माना गया क्योंकि सिर्फ मैंने ही कंप्लेंट की थी। बाकी हॉस्टल में भी यही माना जा रहा था कि वो अपने घर वापस चली गई है और अपने माँ बाप और भाई के साथ शायद कहीं पर चली गई होगी। लेकिन मैं उससे मिलना चाहता था, उससे कांटेक्ट करना चाहता था। और 1 महीने बाद मेरे मोबाइल पर मुझे एक ईमेल आई। मेरी ईमेल आईडी पर ये किसकी ईमेल आई है ये मैंने चेक किया। ये नेहा की ईमेल थी और उसने मुझे रात के 12 बजे गार्डन में मिलने के लिए बुलाया और ये भी कहा कि मेरे करीब मत आना। मुझे लगा ये किसी तरह का भद्दा मजाक लगता है। हो सकता है ये उसी ने ईमेल की हो, लेकिन उसके पास मेरा मोबाइल नंबर भी है। ईमेल आखिर वो क्यों करेगी, ये जानने के लिए रात के 12 बजे मैं उस गार्डन में पहुंचा था। एक तरफ जब मुझे हल्की सी आवाज़ सुनाई दी, ये नेहा की आवाज़ लग रही थी। मुझे दूर खड़ी नेहा नजर आई। बस उसकी एक झलक मेरे लिए काफ़ी थी। मैं टूट गया था, रोता रोता भाग रहा था, लेकिन वो भागी नहीं, वहीं पर खड़ी थी। ये कैसा भ्रम था कि जब मैं भागता भागता उसके करीब पहुंचा वो वहां पर मौजूद नहीं थी। अब कैसे बताऊं, जैसे कोई धुंधला आकार दूर से ठीक नजर आता है, आप करीब जाते चले जाते हैं तो वो आकार जब बड़ा होता है तो सही से नजर नहीं आता। ऐसा कुछ था। वहां पर बस धुआं था और कोई नहीं, जबकि आवाज भी इसी तरफ से आई थी और मुझे नेहा भी नजर आई थी। अब वो मौजूद नहीं तो मैं आवाजें लगाने लगा, ढूंढने लगा। 3 बजे तक मैं उसे ढूंढता रहा था। फिर रो रो कर मेरा बुरा हाल हो गया। मैं वापस आया। उस ईमेल का जवाब देने की कोशिश की मैंने, रिप्लाई किया, लेकिन ईमेल सेंड हो ही नहीं पा रही थी। इनवैलिड ईमेल एड्रेस बताया जा रहा था और मुझे लग रहा ये क्या है, ये क्या हुआ है मेरे साथ। पुलिस को बताने की कोशिश की मैंने, लेकिन अब वो इस केस को हैंडल कर ही नहीं रहे थे क्योंकि इसे मिसिंग केस नहीं माना गया तो मुझे वापस भेजा गया। और मैं ये जानना चाहता था वो मुझसे मिलना चाहती थी, फिर वो भाग क्यों गई, छिप क्यों गई, आखिर उसके साथ क्या हुआ। फिर से मुझे एक ईमेल आई थी। उसमें ये नेहा ही होगी जिसने कहा था कि मेरे करीब मत आना, दूर रहना। अगर तुम मेरे करीब आए मैं तुमसे कभी मिल नहीं पाऊंगी। दोबारा 12 बजे मैं गार्डन में गया था। दूरी बनाकर खड़ा था और दूर मुझे नेहा नजर आ रही। इतनी दूर थी कि पूरी तरह से साफ चेहरा नहीं देख पा रहा था, लेकिन जिससे आप प्यार करते हैं इतनी दूर से आप पहचान सकते हैं। वो कोई और नहीं थी, वो नेहा ही थी। और मैंने चीख कर उससे सवाल पूछा था, तुम कहाँ चली गई थी? तुम मुझे छोड़कर चली गई, वापस आई हो तो मुझसे मिल क्यों नहीं रही हो? वो सिर्फ दूर से इशारे कर रही थी, बोल नहीं रही थी। फिर मुझसे रहा नहीं गया। मैं धीरे धीरे उसके करीब जाना चाहता था, लेकिन जैसे ही मैंने वो दूरी कम की वो गायब हो गई। एक धुएं की चादर की तरह उसे गायब होता हुआ मैंने देखा था। मैं आंखें मलता रह गया। ये क्या है? क्या ये सच है या झूठ है? मेरी समझ में तो कुछ नहीं आ रहा था। मैं घर वापस आ चुका था। मैं इंतजार कर रहा था वो मुझसे कांटेक्ट करेगी या नहीं, और आखिर वो गायब कैसे हो गई? क्या ये मेरी आंखों का धोखा था या मैं पागल हो रहा हूं? कहते हैं सदमे में लोग पागल हो जाते हैं, मैं पागल तो नहीं हो रहा। ये जानने के लिए अगले दिन मैंने बार बार अपना मोबाइल चेक किया था। मुझे एक और ईमेल आई थी। ये भी नेहा की थी और उसने कहा, रात के 12 बजे तुम्हें गार्डन में आना होगा। मैं रिप्लाई भी नहीं कर पा रहा था क्योंकि
बार बार जब मैं ईमेल इस तरफ से सेंड करता तो डिलीवर होती ही नहीं, लेकिन रिसीव हुई थी, और हर रोज एक बार। 12 बजे मैं वहां पहुंचा और इस बार गलती नहीं करना चाहता था। दूर से सिर्फ इशारों में बात कर सकता था। मैं देख तक नहीं पा रहा सच में वो मौजूद है या बस मुझे आंखों का धोखा हो रहा है। ये जानने के लिए मैं इशारों में बातें करता रहा, और इशारों इशारों में उसने मुझे एक खास इशारा किया था कि मैं जिंदा नहीं हूं। बार बार मैं उससे पूछता गया, क्योंकि यह मेरे लिए सदमे से कम नहीं था। अगर वो जिंदा नहीं है तो क्या वो कोई भूत है, या मैं पागल हो गया हूं और इस सदमे के कारण पागलपन के दौरे पड़ रहे हैं। अगले दिन डॉक्टर से मिलने के लिए गया था और मैंने डॉक्टर को इसके बारे में बताया था। डॉक्टर ने मुझे दवाई दी थी ताकि उस दवाई को खाकर रात के वक्त में जागूं ना, और क्योंकि प्यार में मुझे धोखा मिला है, कोई मुझे छोड़कर जा चुका है, तो मुझे ज्यादातर अकेले नहीं रहना है, किसी ना किसी के साथ रहना है। लेकिन ऐसा तो मैं कर नहीं सकता था। मुझे अकेला रहना पसंद था, किसी के साथ मेरा मन लगता ही नहीं था। वो इकलौती थी जिससे बात कर पा रहा था, दिल की बातें, और अब ऐसा लगने लगा कोई मेरा अपना नहीं रहा। मुझे दोबारा ईमेल मिली ही नहीं थी, और दिन के वक्त मैं परेशान था, कुछ कर नहीं पा रहा। 12 बजे जब मैं गार्डन जाना चाहता था, मैं अपने कमरे में ही था, तब मैंने अपने कमरे में धुआं पाया, जैसे कोई चीज जल रही हो, जिस कारण ये धुआं कमरे में हो गया। लेकिन ये धुआं सिर्फ 1 फुट तक था, जमीन के साथ जुड़ा हुआ, जैसा फिल्मों में दिखाया जाता है। या हो सकता है यहां पर किसी ने लिक्विड नाइट्रोजन रखी हो, लेकिन ये नहीं हो सकता। ये मेरा घर है, या ये सपना है, या मुझे पागलपन का दौरा पड़ा है। क्या मुझे दवाई खानी चाहिए? मैंने दरवाजे पर खड़ा एक आदमी देखा था। सबसे पहले मैं डरा, मुझे लगा कि मेरे घर में कोई घुस आया है। जब मैं खड़ा हुआ, उसने उंगली मेरी तरफ कर दी, मेरी तरफ उसकी उंगली, और मैं डरा हुआ। वो शायद मुझे नुकसान पहुंचाना चाहता है। मैं एक तरफ हुआ था, खिड़की के पास। उंगली मेरी तरफ नहीं थी, शायद दीवार की तरफ थी। दीवार पर लगी वो तस्वीर, नेहा की तस्वीर। मैं उससे शादी करने वाला था, तो उसकी तस्वीर मैंने बेडरूम में लगाई हुई थी, और वो नेहा की तरफ उंगली किए हुए था। सोच सकते हैं, एक अजीब सी आकृति। वो इंसान ऐसा था जैसे थोड़ा पारदर्शी भी हो। हर कोई उससे डरेगा, लेकिन सिर्फ उसकी उंगली नेहा की तस्वीर की तरफ थी। तो मुझे लगा मुझे वो शायद कोई जवाब देना चाहता है। मैंने उससे पूछा था, क्या तुम नेहा को जानते हो? कौन हो तुम? और उसने जवाब दिया, मैं उसे जानता तो नहीं, लेकिन इतना जानता हूं कि वह जिंदा नहीं है। वो हमारी दुनिया में आ चुकी है, तुम्हारी दुनिया को छोड़कर। इतना कहकर वो आदमी भी गायब हो चुका था, और धीरे धीरे वो धुआं भी छंट चुका था। और ऐसा मैंने पहली बार देखा। या तो इस घर का असर मुझ पर हो रहा है, या जैसा डॉक्टर कह रहा है वैसा सच है। आखिर इस सब में से कुछ तो झूठ है, कुछ सच है। पता लगाऊं तो कैसे पता लगाऊं? मैंने उस रात डॉक्टर की दी गई दवाई नहीं खाई थी। लगभग 3 बजे तक मैं अपने घर में घूमता रहा था। एक बार मैं गार्डन में भी जाकर आया था, लेकिन नेहा मुझे वहां पर नजर नहीं आई। उस आदमी की बातें मेरे दिमाग में घुस चुकी थी कि वो हम में से एक हो गई है, और मैंने ऐसा कुछ देखा भी है, जैसे वो धुआं बनकर गायब हुई थी। मुझे लगता है उसके साथ कुछ ना कुछ बुरा तो हुआ है। वो मुझे धोखा देने वाली नहीं, और उसके माँ बाप के बारे में जानकारी मैं निकाल नहीं पा रहा हूं। पुलिस मेरा साथ देगी नहीं। हो सकता है इस घर में कुछ ऐसा है जो मुझे जवाब दे। 3 बजे मैंने घर की सारी लाइट्स बंद कर दी थी, सिर्फ मोमबत्तियां जलाई थी। जैसा मैं पढ़ चुका था कि किसी भूत को देखने का सबसे अच्छा तरीका आर्टिफिशियल लाइट्स नहीं, बल्कि मोमबत्ती या दिया होता है।
आग की रोशनी में हम उन्हें देख सकते हैं। उस अंधेरे में 3 बजे दीवार से बाहर निकलता वो आदमी मुझे नजर आया था। ये मेरा पागलपन भी हो सकता है, सच्चाई भी हो सकती है, लेकिन उसने मुझे नुकसान नहीं पहुंचाया था, बल्कि उसने इतना ही कहा था, वो हम में से एक है जिसे तुम ढूंढ रहे हो। तो मैंने उससे सवाल किया, तुम्हें कैसे पता? तुम मेरे दिमाग की उपज नहीं हो, मैं कैसे मानूं? और उसने दीवार पर अपनी उंगली से लिखा था, नेहा, और फिर कहा, यह मैंने लिखा है। अगर मैं एक भ्रम होता तो ये मिट जाता, अब ये नहीं मिटेगा। ये तुम्हें इस बात का सबूत देता रहेगा कि मैं सच में मौजूद हूं। मैं उसके बारे में इसलिए जान पा रहा हूं क्योंकि मैंने यहां उसे महसूस किया था। मैं इतने समय से तुम्हारे साथ ही था, लेकिन तुम्हें कभी नजर नहीं आया। मैं किसी को परेशान नहीं करता था, लेकिन ये मेरा घर है और तुम भी उसे सिर्फ इसलिए देख पा रहे हो क्योंकि तुम इस घर में रहते हो। जब तुमने इस घर को छोड़ा, ना उसकी आत्मा तुम्हें नजर आएगी, ना मैं तुम्हें नजर आऊंगा। शायद तुम्हारे सवालों के जवाब तुम्हें ना मिल पाए, लेकिन इस सब झंझट से तुम जरूर निकल जाओगे। तुम क्या चाहते हो? मैं तब सोच में पड़ा हुआ उसे जवाब दे ही नहीं पाया और वो दीवार में चला गया। अगली सुबह दीवार पर लिखा हुआ नेहा जब मैंने देखा तो मैं जान चुका था ये मेरे दिमाग की उपज नहीं है, ये घर भूतिया है और वो एक भूत है। लेकिन इस घर की ऐसी कोई जानकारी मुझे नहीं मिली थी कि इस घर में भूत किसी को परेशान करता है या आस पड़ोस में कुछ करता है। अगर ऐसा है तो नेहा के बारे में वो जो बता रहा है, क्या वो सच है? अगली रात फिर से मैंने कोशिश की और मैंने उसे कहा, फिर वो मुझे गार्डन में नजर आ रही थी, दोबारा नजर क्यों नहीं आ रही है? उस भूत ने मुझे कहा, क्योंकि तुम भरोसा करना छोड़ चुके थे। तुम्हें वो नजर आई और तुम डॉक्टर के पास गए। वो दवाई तुम्हारे दिमाग को स्थिर कर रही है, जिससे तुम उसे महसूस नहीं कर सकते। सबसे पहले तुम्हें वो दवाई बंद करनी होगी। उसे बंद करने के बाद तुम्हें अपनी आंखों से वो चीजें दिखने लगेगी, और जैसा मैं कहता हूं, अगर तुम वैसा करोगे तो उसे देख सकते हो, उसे महसूस कर सकते हो, ना सिर्फ उस जगह बल्कि यहां पर भी। और फिर तुम्हारे सवालों के जवाब तुम्हें मिल सकते हैं। वो सवालों के जवाब जो तुम्हें मैं नहीं दे सकता, सिर्फ उसी से मिल सकते हैं। मैंने ऐसा किया। मैंने अगले दिन दवाई नहीं खाई। आधी रात को जब वो प्रेत मुझे नजर आया, उसने कहा, तुम्हें उसे वहीं पर ढूंढना होगा जहां पर वो तुम्हें नजर आई थी। उसकी ताकत उस जगह से जुड़ी होगी। वो वहां तक तो पहुंच सकती है, घर तक नहीं पहुंच सकती। हमारी ये मरे हुए लोगों की दुनिया अलग होती है। तुम्हें उसे इस घर तक लेकर आना होगा, लेकिन दूरी बनाकर। यहां आने के बाद तुम उससे बात कर पाओगे। उसने जैसा कहा था मैंने वैसा किया। रात के 12 बजे मैं उस गार्डन में उसी बेंच पर बैठा हुआ नेहा का इंतजार कर रहा था और दूर वो मुझे नजर आई। मैंने फिर उसे इशारा किया, मेरा पीछा करो। वो मेरा पीछा करने लगी। मैं घर के अंदर आया और एक दीवार से सट गया। जैसा उस भूत ने मुझे कहा था बिल्कुल वैसा हुआ। जैसे ही वो दरवाजे के अंदर आई, अब वो मेरे करीब आ सकती थी और सबसे पहले उसने मुझे गले से लगाने की कोशिश की, लेकिन ऐसा वो कर नहीं पा रही थी। वो एक प्रेत आत्मा थी जो मेरे शरीर के आर पार चली गई। फिर मैं उससे जवाब जानना चाहता था, आखिर तुमने मुझे क्यों छोड़ा? लेकिन उसके पास जवाब नहीं था। उसने कहा, मुझे कुछ याद नहीं है, मुझे बस इतना याद है मैं हॉस्टल में थी, फिर वहां से निकलने वाली थी। मैं अपने माँ बाप से मिलना चाहती थी, उन्हें बताना चाहती थी, लेकिन मुझे कुछ याद नहीं। मेरे सवालों के जवाब मुझे मिल नहीं पा रहे थे, लेकिन ऐसे जवाब मुझे उस भूत ने दिए थे। जिस हादसे में हमारी मौत होती है, हमें उसकी याददाश्त नहीं मिलती। एक प्रेतात्मा इसीलिए बनती है क्योंकि वो भटक रही होती है,
सवालों के जवाब उसे भी चाहिए, तो सवालों के जवाब तुम्हें भी चाहिए। तुम दोनों को मिलकर उन सवालों के जवाब ढूंढने होंगे। लेकिन जब उसने खुद नेहा को देखा तो उसने कहा, यह सफेद धागा कैसा? इसके शरीर के साथ ये सफेद धागा जुड़ा है, यानी इसका शरीर अभी तक खत्म नहीं हुआ है और ना ही इसका शरीर बंद पड़ा है। ये या तो कोमा में है या मरने वाली है। इसकी आत्मा शरीर से निकली है जो वापस डाली जा सकती है। उसका इतना कहना काफी था। मुझे हौसला मिला, हिम्मत मिली। नेहा को कुछ पता नहीं था। उसने कहा, यह धागा मुझसे जुड़ा है। उसे भी तभी महसूस हुआ था कि वो मर चुकी है। वो घबराई हुई मुझसे बातें कर रही। 3 बजे वो बातें खत्म हुई। ना वो भूत नजर आया, ना मुझे नेहा नजर आई। अगली रात 12 बजे फिर से मुझे दोनों नजर आए थे। नेहा भी जवाब चाहती थी और उस भूत ने जवाब दिए थे। मैं भी इस घर से जुड़ा हूं। मुझे भी मेरा इतिहास नहीं पता, लेकिन मैं कुछ ऐसा नहीं करता जिससे किसी के साथ बुरा हो। लेकिन मैं इतना जान सकता हूं, 12 बजे से 3 बजे का समय हम किसी के साथ कुछ कर सकते हैं, या तो बात या नुकसान पहुंचा सकते हैं, लेकिन सिर्फ यही समय हमारा है। बाकी 24 घंटे में से 21 घंटे हमारे किसी काम के नहीं। हम यहां पर कैदी से बन जाते हैं, ना हिल सकते हैं, सिर्फ देख सकते हैं, महसूस कुछ नहीं कर सकते। फिर नेहा वहीं पर थी और वो काला साया, भूत का वो रूप, वो हमें बता रहा था, मेरे शरीर के साथ किसी तरह का कोई सफेद धागा नहीं है। मैं घर के आसपास भी कई ऐसी आत्माओं को देख सकता हूं जो किसी न किसी शरीर से कभी जुड़ी थी। धागा टूटने पर यह रिश्ता टूट जाता है। इसका शरीर जहां भी है जिंदा है, उसे बांधा गया है, उसे कैद किया गया है। ये पूरी तरह से मरी नहीं है। या तो ये कोमा में है या इसे इंजेक्शन देकर ऐसे ही बेहोश रखा गया है कि इसकी आत्मा जरूर शरीर से बाहर निकल गई है, लेकिन इसे बचाया जा सकता है। मैंने नेहा से पूछा था, याद करो तुम्हारे साथ क्या हुआ था, लेकिन उसके पास कोई जवाब नहीं था, क्योंकि याददाश्त उसके पास नहीं थी उस हादसे की। यही एक आत्मा को रहस्यमय तरीके से प्रेतात्मा बनाता है। ये कुदरत का नियम है। हादसा याद नहीं रहता। उसने मुझे बताया, मेरे पास एक रास्ता है। जहां पर भी ये रही हो या जहां पर भी ये गई हो, मुझे इसे ढूंढने की कोशिश करनी चाहिए। हो सकता है मैं इसका शरीर ढूंढ पाऊं। तो मैंने ये कोशिश शुरू कर दी। एड्रेस बड़ी आसानी से निकाला जा सकता था उस हॉस्टल से। उस एड्रेस पर पहुंचकर मैं उस जगह था जहां पुलिस भी आकर गई थी। उस घर में कभी उसके माँ बाप और उसका भाई रहा करते थे, लेकिन ये गांव का वो हिस्सा था जहां आसपास कोई खास घर नहीं थे, तो उनके बारे में ज्यादा किसी को नहीं पता कि वो इस घर को छोड़कर कहां चले गए। और वो कभी कभी दिखा करते थे, कभी ही यहां पर आते, ज्यादा नहीं आते। मैंने ढूंढने की बहुत कोशिश की। आसपास के गांव में मैं पूछता जा रहा था। मेरे पास सिर्फ एक तस्वीर थी, नेहा की तस्वीर। उसे दिखा दिखा कर मैं पूछता चला गया, लेकिन किसी के पास उसकी कोई जानकारी नहीं थी। 10 दिन तक मैं उस गांव के आसपास रहा था। कुछ तो मिले, लेकिन हर बार नाकामी मेरे हाथ लगती। तो मैं वापस आ चुका था। वापस आखिरकार मुझे नेहा का चेहरा तो देखने को मिलता। वो धागा अब भी मौजूद था। मैंने नेहा से माफी मांगी थी, मुझे माफ कर दो, मैं नहीं ढूंढ सकता तुम्हारा शरीर। मैंने जितनी कोशिश करनी चाहिए मैं कर चुका हूं। फिर उस भूत ने कहा था, एक तरीका और है। अगर तुम साधारण तरीके से इसके शरीर को नहीं ढूंढ सकते, तो कोई ऐसा जिसके पास ऐसी कोई रूहानी ताकत हो कि वो मुर्दों से बात कर पाता हो या शरीर का जुड़ाव महसूस कर पाए, शायद वो तुम्हें बता सकता है। लेकिन मैं ऐसे किसी को कहां पर ढूंढूं? और मुझे उसी भूत ने यह बताया था।
कोई इस घर में आकर गया था, उसे हमेशा के लिए इस घर से दूर करने के लिए। सिर्फ वो अकेला आदमी है जिसके साथ इस भूत ने यह सौदा किया था कि वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगा, और ना उसने कभी पहुंचाया। अब से वो और शांत हो जाएगा, लेकिन कभी कभी वो नजर जरूर आ सकता है। तो उस तांत्रिक ने कहा था, मैं सबको कह दूंगा इस घर से मैंने प्रेत निकाल दिया है। ये कहकर वो जा चुका था। वो शायद मदद कर सके। उस भूत ने मुझे एक तांत्रिक के बारे में बताया था कि वो कहां पर मिलेगा। रात के वक्त एक शमशान के पास पीपल के पेड़ के नीचे बैठा हुआ वो तांत्रिक मुझे मिल चुका था। किसी भिखारी से कम नहीं था। शुरू में मुझे लगा कि ये लोगों को पागल ही बनाता होगा। जैसे मुझे वो भूत नजर आ गया, उसे भी ऐसे ही नजर आ गया होगा। लेकिन बातों बातों में उसने कुछ ऐसी बातें कही जो किसी और को पता नहीं थी। जैसे ही मैं वहां से उठने वाला था, क्योंकि वो सही से जवाब नहीं दे रहा, वो कह रहा था कि तुम कुछ भी करना चाहो रूहानी ताकतों से, लेकिन कोई खास फायदा नहीं होता। इनसे दूर रहना ज्यादा अच्छा होता है। वो मुझे समझाने की कोशिश कर रहा तो मैं उठा और फिर वो कहने लगा, नेहा मिल तो सकती है, लेकिन इसमें कठिनाइयां बहुत आएंगी। वो कठिनाइयां हो सकता है तुम्हारी जान भी ले ले। नेहा का नाम सुनते ही मैं फिर से बैठ गया। आपको कैसे पता? आपको नेहा के बारे में कैसे पता? और उन्होंने कहा, मैं तुम्हारा जुड़ाव, तुम्हारा प्रेम देख सकता हूं, इसीलिए उसका नाम भी जान सकता हूं। अब तुम्हें यह खुद बताना होगा हो क्या रहा है। तुम्हें मेरी मदद चाहिए तो क्यों चाहिए? क्योंकि तुम धन के लिए मदद तो मांगने के लिए नहीं आए, जैसा यहां हर कोई करता है। मैंने उसे पूरी बात बताई। वही घर जहां पर आपने सौदा किया था, नेहा की आत्मा वहां पर है, लेकिन जुड़ाव के साथ उसका शरीर जिंदा है। मैं उसे बचाना चाहता हूं। उस तांत्रिक ने कहा था, इसमें तुम्हारी जान भी जा सकती है। क्या तुम अब भी कोशिश करने को तैयार हो? मैंने कहा, हां, मैं तैयार हूं। उस तांत्रिक ने घर में आकर नेहा के उस धागे का पीछा किया। उस तांत्रिक ने घर में आकर उस भूत को देखा था, नेहा को देखा था, और देखते ही कहा था, ये कोई प्रेतात्मा नहीं है, ये सिर्फ आत्मा है जो शरीर से बाहर निकली है। ऐसा कई योगी, कई संत कर सकते हैं, और जब कोई कोमा में होता है तो कोई इंसान भी कर सकता है। ये मरी नहीं है, जिंदा है, लेकिन कभी भी मर सकती है। इसका यह धागा कितना कमजोर है, इससे यह अंदाजा लगाया जा सकता है। अगर इसे जल्द ही बचाया नहीं गया, इसका अंत जल्द हो जाएगा। नेहा का धागा बहुत पतला हो चुका था, जैसे कोई साधारण कपड़े सिलने वाली मशीन का धागा हो, जबकि पहले वो धागा मोटा था। मैं उस धागे का पीछा करने की कोशिश तो कर रहा था, किस तरफ से वो आ रहा है, लेकिन धुएं में आगे मुझे वो धागा नजर नहीं आता। लेकिन उस तांत्रिक को पता था उसे कैसे ढूंढा जा सकता है, वो कितनी दूरी तक फैला हुआ है। बस इससे पता लग सकता है उसका शरीर कहां पर है। उस रात नेहा को मैं नहीं चाहता था कि वो उस घर से दूर हो, लेकिन तांत्रिक ने कहा था, खतरा तो उठाना पड़ेगा। हो सकता है इसकी आत्मा भटक जाए, फिर उस शरीर में कभी जा ही ना पाए। इसीलिए इसे हमें अपने साथ जरूर रखना होगा। लेकिन घर में रहते हुए भी वो आत्मा शरीर से दूर रहेगी तो वो जिंदा नहीं हो पाएगी। नेहा हमारे साथ थी और उस अंधेरे में हमने ये ढूंढ निकाला। नेहा का जो गांव था, उस गांव से लगभग 10 किलोमीटर दूर जंगली इलाके में उसका शरीर है। फिर उस जंगल में पहुंचे थे आधी रात को हम। वहां पर उसके शरीर को ढूंढने के लिए उस तांत्रिक ने वो धागा दिखाया था। हम उस तरफ बढ़ते चले गए। हम 3 थे, मैं, तांत्रिक और नेहा की वो आत्मा। घने जंगल में थे, उस शरीर को ढूंढने की कोशिश कर रहे। और फिर उस तांत्रिक ने एक खास जगह आकर जहां पर कुछ फेंका, ऐसा लग रहा था वो चीज हवा में उड़ रही हो।
फिर उसने कहा, खोदो, यहां नीचे तुम्हें नेहा का शरीर मिलेगा। या तो उसे अब दफना दिया गया है, या नीचे कोई तहखाना है जिसमें उसे कैद करके रखा गया है, या वो नीचे कोमा में है। तुम्हें खोदना होगा। मैंने कहा था, मैं ढूंढने की कोशिश करता हूं, नीचे जाने का कोई रास्ता होगा। उसने कहा, समय कम है, धागा कमजोर है, ऐसा ना हो उसे दफना दिया गया हो। वहां हल्की हल्की बारिश हुई थी तो मिट्टी नर्म थी। मैंने खोदना शुरू कर दिया। खोदते खोदते 3-4 फुट ही मैंने खोदा था। मैं महसूस कर रहा जैसे नीचे कुछ नहीं है। मिट्टी इतनी सख्त थी, अगर यहां कुछ समय पहले किसी को दफनाया गया हो, चाहे जितनी भी बारिश हो जाए, मिट्टी थोड़ी नरम तो होगी। मिट्टी सख्त थी, जैसे पहले यहां कभी खोदा ही न गया हो। और अगर बहुत समय पहले नेहा को दफनाया गया हो तो उसका शरीर जिंदा हो ही नहीं सकता। इतना लंबा समय कोई अगर जिंदा है, दफनाया गया है, तो जिंदा नहीं बच सकता। मुझे कोई गड़बड़ की बू आ रही थी, लेकिन नेहा के पास कोई जवाब नहीं और वो तांत्रिक खड्डा खोदने का इंतजार कर रहा था। अचानक नेहा नजर आना बंद हो गई। 3 नहीं बजे थे। फिर उस तांत्रिक ने कहा, वो नजर नहीं आ रही है, धागा टूट चुका है, अगर उसे बचाना है तुम्हें जल्दी करना होगा। लेकिन नीचे तो कोई नहीं है, ऐसा कैसे हो सकता है? मेरा ज्ञान मुझे धोखा कैसे दे रहा है, या इसमें कोई ऐसी ताकत भी शामिल है जिसके बारे में मैं जान नहीं पाया? तुम्हें भी अपने शरीर से आत्मा को निकालकर उस आत्मा को छूना होगा। उसके बाद उसका शरीर ढूंढने का काम मैं कर सकता हूं। इस खड्डे में तुम्हें लेटना होगा, जल्दी करो, इस खड्डे में तुम्हें लेटना होगा। यह काम तुम करोगे तभी नेहा को बचा सकते हो। हालात ऐसे बन चुके थे कि मुझे लग रहा था हड़बड़ी में यही सही है। फिर गड़बड़ की बू आती चली गई। वो मेरे ऊपर मिट्टी डालना चाहता था। उसने कहा था हल्की सी मिट्टी डालनी है। तभी मैं खड्डे से बाहर आया और उसने सवाल पूछा, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? उसे बचाना नहीं चाहते? वो यहां नहीं है। मुझे लगता है किसी तांत्रिक का काम है, किसी बाबा का काम है कि हमें यहां फंसाया गया। वो करीब ही हैं, वो करीब ही हैं। हमें उसके शरीर को ढूंढना होगा, लेकिन पहले नेहा को बचाना होगा। मैं उससे लड़ने लगा। नहीं नहीं, मुझे लगता है तुम मुझे मारना चाहते हो। उसने कहा, ऐसा मैं क्यों करना चाहूंगा? मैंने लकड़ी का वार उस पर किया था, इतना जोरदार वार, लेकिन उसमें से खून ही नहीं निकला। फिर दोबारा वार करने की कोशिश की। मैंने महसूस किया कि वो धुंधला धुंधला सा नजर आ रहा है। उसके शरीर के आर पार लकड़ी चली गई थी। वो मुस्कुराने लगा था, फिर वो गायब हो गया। मुझे वो दोबारा नजर नहीं आया। उस तांत्रिक ने किसी ताकत का इस्तेमाल नहीं किया था। असल में वो जिंदा ही नहीं था। वापस जब मैं उस घर में आया था, मुझे काले रंग का वही भूत नजर आया था। फिर उसने एक कुर्सी पर बैठकर अपना रूप दिखाया था। फिर कहा था, तुम वो पहले हो जो मुझसे बच पाए हो। जानता हूं अब मैं तुम्हें रोक नहीं सकता, लेकिन सच जानने का हक तुम भी रखते हो। सच्चा प्यार कुछ नहीं होता। मुझे भी सच्चा ही प्यार मिला था और उसने अपने प्रेमी के साथ मिलकर मुझे इस घर के नीचे दफनाया था। मुझे न्याय मिल ही नहीं सका, ना मैं बदला ले पाया। वो चली गई अपने प्रेमी के साथ, मैं कुछ कर नहीं पाया। फिर मैं बदला लेने लगा उन सब से जो इस घर में आते और सच्चा प्यार करते। मैं सबक देना चाहता था कि सच्चा प्यार नहीं होता, और इस सबक के लिए उन्हें भी जमीन में जिंदा दफनाना पड़ता। मेरे सामने उसने रूप बदला था। वो नेहा बन चुका था। वो धुंधला नहीं था, बिल्कुल इंसानी शरीर की तरह। मैं उसे छू भी पाया था। फिर उसने कहा था, यहां रहते रहते मैं इतना ताकतवर हो चुका हूं, ना सिर्फ रात को, दिन को भी शरीर बना सकता हूं। कई शरीर बना सकता हूं। देखो, उसने कई शरीर बनाकर दिखाए एक ही समय पर।
नेहा भी वहां पर मौजूद थी, वो तांत्रिक भी वहां पर मौजूद था, वो काले रंग का भूत का आकार भी, हर एक बूढ़ा आदमी, एक बूढ़ी औरत, एक लड़का। और फिर उसने बताया, मिलो नेहा के माँ बाप और नेहा के भाई से। ये चक्रव्यूह तुम्हें फंसाने के लिए ही था, लेकिन तुम बच गए और तुम समझदार हो। तुमने सच्चा प्यार नहीं किया, समय पर तुमने धोखा दिया कि मरती है तो मरने दो, मैं खुद को बचाऊंगा। इसका इनाम तुम्हें मिल रहा है, जिंदगी। सच्चे प्यार को बचाने के लिए अगर उस खड्डे में लेट जाते तो जिंदा दफना दिए जाते, ये तुम्हारी सजा होती। और ऐसा मैं यहां बहुत लोगों के साथ कर चुका हूं। इस घर में रहने वाले बाद में जो गायब हो जाते हैं, तुम्हें क्या लगता है वो कहां जाते हैं? उस जंगल में उनकी लाशें मिलेंगी। लेकिन ध्यान रखना, किसी को बताने की कोशिश करोगे तो तुम खुद फंसोगे। अब बताओ, ईमानदारी से सच बताओगे या इस राज को हमेशा के लिए राज बनाकर रखोगे? मेरे पैरों तले जमीन खिसक चुकी थी, मेरा दिमाग घूम चुका था। ऐसा लगा मुझे धोखा तो मिला है मुझे, लेकिन एक षड्यंत्र के तहत। मेरा तो पूरा प्यार ही धोखेबाज निकला। मैंने उसके बाद उस घर को बंद करवा दिया था, ताला लगवा दिया था। मैं नहीं चाहता था कि उस घर को कोई और खरीदे, क्योंकि ये सब कुछ उस घर के कारण हुआ था। जैसा सबको लगता है, किसी भूतिया घर में हमें कुछ अजीब और डरावना नजर आ सकता है, लेकिन जब वो काली ताकतें षड्यंत्र रचती हैं, सोच से भी परे रचती हैं, मैं तो बच गया। हो सकता है उस घर में कोई और आता तो उसके साथ भी वैसा ही होता। मैं दोबारा उस घर में रहना नहीं चाहूंगा और ना ही उस घर की जानकारी देना चाहूंगा। मुझे लगता है वो राज हमेशा के लिए राज बनाकर रखना चाहिए, ताकि वो ताकत किसी और को नुकसान ना पहुंचा सके।